प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, इसका परिणाम भी आ चुका है। अब साथियों ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है 2024 का, इसलिए इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम्स में समझ लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन 100% श्योर हो जाएंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, पूरा एमसीक्यू कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन लगभग 50+ एमसीक्यू कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन वीडियोस को जरूर लास्ट तक देख लेना। एक बात मैं बहुत ही गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंटेंट आपको पूरी यूट्यूब में अभी तक कोई भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी। अगर इस आप वीडियो को देख लेते हैं साथियों, तो आपका काफ़ी कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। एक बार यकीन करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लास्ट में बोलेंगे सर आपने बहुत ही गजब का कंटेंट बनाया है, और आप खुद कमेंट करेंगे वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये बहुत ही बेहतरीन शानदार सा ये सेशन। सबसे पहले, चूंकि इलेक्शन हुआ इसलिए भारत निर्वाचन आयोग काफ़ी चर्चा में रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको कि ईसीआई शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है ये, और ये भारत में संघ यानी केंद्र और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को ही प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका सचिवालय है नई दिल्ली में, यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। ये आप फोटो में देखिए, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो। ठीक है, और तो जो आपका ये ईसीआई है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव का संचालन करता है। जो कार्यकाल होता है इनका, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त, 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो भी पहले हो इन तक होता है। और राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं होता। तो एक बात आपको यहाँ जरूर नोट कर लेनी है, पंचायत और नगर पालिकाओं को जो चुनाव है, और राज्य में जो अलग से भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग को प्रावधान करता है, वो राज्य में पंचायती और नगर पालिकाओं चुनावों का जो है जिम्मा लेती हैं। इसलिए जो भारत का जो चुनाव आयोग है केंद्र सरकार का, केंद्र में जो स्थित है, वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने चुनाव आयोग के बारे में ये सब जाना। अब देखिए, चुनाव आयोग के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है, तो संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। आर्टिकल याद रखिएगा, 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ये फोटो में देखिए, ये हैं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं, दो, एक ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, ये फोटो में आप देख सकते हैं। और भारत के जो पहले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम है सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो यहाँ पर हमने साथियों इतनी सारी फैक्ट चीज़ें जो है चुनाव आयोग के बारे में जान ली। चलिए अब लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम नहीं यानी कि 18 वर्ष से ऊपर है, लोकसभा के चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है। आर्टिकल 326 के तहत लोकसभा संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा का प्रथम गठन, पहला लोकसभा गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। पहली बैठक लोकसभा कब हुई थी? 13 मई 1952 को। तो यहाँ पर हमने लोकसभा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना। अब देखिए, लोकसभा की अवधि जो है अपने गठन के प्रथम अधिवेशन तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी किया जा सकता है। अब जो भारत का लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा का प्रमुख अधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में ओम बिरला है। 17वीं लोकसभा का मैं बता रहा हूँ। अब 18वीं लोकसभा जो हुआ है चुनाव, उसमें देखिए किसको जो लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, उसके बारे में आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन जो है लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब एक क्वेश्चन याद रखिएगा, निर्वाचन किस तिथि को होगा, इसका निश्चय राष्ट्रपति करता है। शपथ ग्रहण याद रखिएगा, लोकसभा का जो लोकसभा का अध्यक्ष है, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वो सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है? सामान्य सदस्य के रूप में लेता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देंगे। आज का टारगेट लाइक मात्र 500 रख रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ सब लोग लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 कब से कब तक संपन्न हुआ है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा चुनाव जो है 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 तक चला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का चुनाव किस क्रम का है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो किस क्रम का था। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 का था साथियों, वो था आपका 18वें नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है हुआ है 2024 में। तो यहाँ से प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है। तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो टैगलाइन है वो है चुनाव का पर्व देश का पर्व, ठीक है। ये चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये है टैगलाइन, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फोटो के साथ में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 साथियों टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ है। 19 अप्रैल से लेकर टोटल 1 जून तक जो है संपन्न हुआ है, ठीक। आगे हम कंप्लीट एक एक चीज़ देखने वाले हैं दोस्तों, वीडियो में बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने सदस्य चुने जाएंगे। टोटल साथियों यहाँ पर आपको बता दें, टोटल 543 सदस्य जो है चुने जाएंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि 542 सदस्य जो ही है वर्तमान में काउंटिंग किए जाएंगे, क्योंकि एक सदस्य जो है पहले से ही, आगे देखिए मैं बताऊंगा आपको। टोटल यहाँ पर जनरल के 412 सदस्य हैं, एससी कैटेगरी के 84 मेंबर हैं और एसटी कैटेगरी के 47 मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एससी का फुल फॉर्म होता है आपका शेड्यूल कास्ट, एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, और इसका फुल फॉर्म होता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो ये आप भी याद रखना। टोटल 543 सदस्य हैं, जिनमें से जनरल के 412, एससी एसटी के 84 और 87, ठीक है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने सदस्य चुने जाएंगे, टोटल 543, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम कब घोषित हुआ है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून 2024 को इसका जो है काउंटिंग हुआ और फाइनल परिणाम घोषित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव में भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है बनने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं, देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। नेहरू के बाद, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो पहले शख्स जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे और 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक जो है सत्ता संभाली थी। और बात करें अगर इंदिरा गांधी की, तो इन्होंने 15 साल 350 दिनों तक पीएम का पद संभाला था। तो पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और नेहरू के बाद वो ऐसा पहले शख्स बन जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल कितने सीटें प्राप्त की हैं। टोटल बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ, एनडीए की नहीं। तो बीजेपी ने टोटल जो है यहाँ पर 2024 में 240 सीटें जो हैं प्राप्त की, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है किसी भी पार्टी को, ठीक है। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, ठीक है। चलिए, तो 240 राइट आंसर हो जाएगा। तो बीजेपी की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो बीजेपी ने टोटल 240, कांग्रेस ने 99 सीट, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29 सीट, डीएमके 22 सीट यहाँ पर मिली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं। तो जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया कि कांग्रेस ने टोटल जो है 99 सीटें जीती हैं अपने दम पर, ठीक है। टोटल 99 सीटें जीती हैं। आगे हम कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं, एनडीए ने कितना जीता, जो है टोटल इंडिया ने कितना जीता। अब साथियों इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे, बहुत मेहनत लगती है साथियों इस कंटेंट को तैयार करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब एक लाइक जरूर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी बटन दबा देंगे ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस सर बहुत अच्छी क्लास है। सारे स्टूडेंट प्लीज़ हौसला बढ़ाएंगे, सभी बच्चे, मैं सबका कमेंट रीड करूंगा और सबका कमेंट लाइक करूंगा। प्लीज़ सभी बच्चे लाइक कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कितनी सीटें मिली। तो एनडीए को टोटल जो है साथियों कितनी सीटें मिली हैं, टोटल यहाँ पर एनडीए को 292 सीटें मिली है, ठीक है। 292 सीटें। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन।
अब डिटेल में देखिए समझते हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एक दक्षिणपंथी भारतीय राजनीतिक गठबंधन है। और एनडी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में एनडीए की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में एनडीए के अध्यक्ष हैं अमित शाह। पहले अध्यक्ष थे एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी। तो बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं इसमें। वहीं विपक्ष के इंडिया ब्लॉक में टोटल 37 पार्टियां हैं। तो एनडीए में भी वर्तमान में 41 पार्टी हैं और इंडिया जो कि कांग्रेस जिसको लीड करता है 37 पार्टियां एक महागठबंधन है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको याद रखना है। एनडीए की स्थापना, अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में यहाँ पर समझ ली। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को कुल कितने सीटें मिली हैं? टोटल इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं यहाँ पर 2024 को लोकसभा चुनाव में, तो याद रखिएगा आप सब। ठीक है, चलिए डिटेल में पूरी कंप्लीट चीज़ें देखते हैं। इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, तो हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी संगठन। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में कई राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा बहुदलीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 2023 को। इंडिया की स्थापना हुई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 28 दलों के नेताओं द्वारा घोषित एक विपक्षी मोर्चा है। यह इसका प्रस्ताव बेंगलुरु में एक बैठक के दौरान रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें इंडिया में टोटल कितने पार्टियां हैं? तो वर्तमान में इंडिया दल में जो है 37 पार्टियां हैं और एनडीए में 41 हैं। तो यहाँ पर ये आपको अपडेट कर लेना है। और आप इंडिया का ये लोगो देख सकते हैं। इंडिया का जो है ये इंडिया गठबंधन का ये लोगो है। तो यहाँ पर हमने एनडीए और इंडिया दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल समझ ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल कितने सांसद होना जरूरी है? यानी कि विपक्ष का दर्जा पाने के लिए कुल जो है यहाँ पर 55 सांसद होना जरूरी है, तो उसको विपक्ष का दर्जा मिल जाएगा, विपक्ष का जो है कहलाएगा। ठीक है, टोटल 55 जो है सांसद होना जरूरी है उसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो यहाँ पर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो लोकसभा चुनाव 2024 में बन गई है वो बन गई समाजवादी पार्टी, जिसके के भी प्रमुख अखिलेश यादव हैं। ठीक है, तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और इसने टोटल 37 सीटें जीती हैं टोटल। ठीक है, तो नंबर 1 पर है बीजेपी, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर है समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 14 है, 19वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो टोटल साथियों 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में टोटल 175 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं साथियों? 175। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, ओडिशा में 146 सीटें हैं, सिक्किम में 32 सीटें हैं। तो इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ आम चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और साथ ही 12 विधानसभाओं में 25 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव भी हुए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। और एक बात और बता दूं, आगे मैं आपको विधानसभा चुनावों का भी डिटेल पूरा बताने वाला हूँ, किस सीट किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट देखिए, 18वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं जीतकर लोकसभा पहुंची हैं? यानी टोटल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो 18वीं लोकसभा में कुल जो है 75 महिलाएं जीतकर लोकसभा जो है पहुंचेंगी इस बार 75। ठीक है, पिछली बार की बात की जाए, पिछली बार जो है 78 महिलाएं जीती थी। ठीक है, पिछली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे युवा सांसद के रूप में कौन निर्वाचित हुई हैं? सबसे युवा सांसद जो बनाई गई हैं उनका नाम है प्रिया सरोज। कौन बनी है? प्रिया सरोज जो है सबसे युवा सांसद के रूप में निर्वाचित हुई हैं। तो यहाँ पर तो मछली शहर सीट से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज सबसे कम उम्र की सांसद बनी और 25 साल की है मात्र। ठीक है, सपा प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो है आपको पता ही है वाराणसी से जो है चुनाव लड़ते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा वाराणसी क्षेत्र। अब डिटेल में देखिएगा, तो मोदी जी जो है वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इकाई अध्यक्ष अजय राय से था। तो 2014 में मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया था, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव को पराजित किया था।
अब 2024 में उन्होंने 1.52 लाख वोट से इनको जीत मिली है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल गांधी किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राहुल गांधी जो है साथियों, याद रखिएगा, ये वायनाड और रायबरेली 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े हैं। और जो वायनाड है ये आता है केरल में, कहाँ आता है? केरल में। और रायबरेली आता है यूपी में। तो ये दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, लेकिन इनको अभी किसी एक जगह से जो है करके जाना पड़ेगा संसद में। एक जगह, 2 जगह के जो है चुनाव ये संसद नहीं रह सकते हैं, संविधान में ऐसा जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमित शाह किस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं? अमित शाह जो है ये अहमदाबाद से चुनाव लड़े हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इनका संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद है। इन्होंने रिकॉर्ड जो है साथियों 7.44 यानी लगभग 7.5 लाख वोट से विजयी रहे अमित शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा है? काफ़ी हॉट सीट रही है, काफ़ी चर्चा में रही है, इसलिए साथियों जो चर्चित सीट होती हैं उनका जो है ज़रूर पूछा जाता है संसदीय क्षेत्र। तो जो कंगना रनावत का रहा है साथियों मंडी आता है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर आता है? हिमाचल प्रदेश में। तो मंडी लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से धांसू जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को इस चुनाव में हरा दिया है। विक्रमादित्य सिंह साथियों हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम के, कांग्रेस के पूर्व सीएम के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशहूर भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी नेता मनोज तिवारी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे? ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि इनके जो अपोजिट लड़े थे कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, कन्हैया कुमार को हरा कर इन्होंने चुनाव जीता है। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर पूर्व दिल्ली, इनका लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का। तो ये मनोज तिवारी भोजपुरी गायक और अभिनेता उत्तर पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़े थे और इन्होंने किसको हराया? कन्हैया कुमार को जो है 8,24,451 वोट मिले और कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 वोटों के अंदर से हरा दिया है। ठीक है, कन्हैया कुमार काफ़ी चर्चा में रहे, इसलिए यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भोजपुरी सिंगर एक्टर निरहुआ किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े? निरहुआ यानी दिनेश प्रताप यादव इनका नाम है। ठीक है, दिनेश लाल यादव जो इनका नाम है, और किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे? तो आजमगढ़ जो है काफ़ी अच्छी सीट मानी जाती है आजमगढ़। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आजमगढ़। तो भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव बीजेपी के टिकट यूपी की आजमगढ़ सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। निरहुआ को आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से करारी शिकस्त मिली और सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार निरहुआ को 1,61,000 वोटों से जो है हरा दिया है। तो यहाँ पर किसको जीत मिली है याद रखिएगा, तो आजमगढ़ सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से ये हार गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र से मैदान में उतारा था? तो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के से सीट इनको मिली थी, टिकट मिला था। और किस सीट से, किस लोकसभा क्षेत्र से इनको मिला था? तो बहरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। यूसुफ पठान को आप सब जानते हैं कि काफ़ी जो है बॉलर ऑलराउंडर थे, बॉलर बैट्समैन, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खेल खेलते थे और सियासी मैदान में भी जो है सफल रहे। तो याद रखिएगा, टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक चैंपियन और बीजेपी के देवेंद्र झाझरिया ने किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये राजस्थान के जो हैं चूरू लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और चूरू आता है आपका राजस्थान में। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना, राजस्थान में आता है। ठीक है, तो जो कि बीजेपी के पैरा एथलेटिक्स जो है पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया, तो देवेंद्र झाझरिया जो है ये डंका बजाने वाले भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को चुनावी मैदान में हार का सामना करना पड़ा। देवेंद्र झाझरिया चूरू लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। देवेंद्र को उनकी विरोधी कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कंसवा ने हराया है और राहुल ने देवेंद्र को 72,704 वोटों से मात दी। और बता दें कि जो देवेंद्र झाझरिया इनको पद्म भूषण से सम्मानित भाला फेंक प्रतियोगिता में 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 1 बार के रजत पदक विजेता हैं और ये पैरा ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं देवेंद्र झाझरिया। ठीक है, तो ये देखिए फोटो में आप देवेंद्र झाझरिया को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में
एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कुल कितने सीटें मिली हैं? तो टोटल जो है एनडीए को सीटें कितनी मिली है साथियों? इस बार 292 सीटें टोटल मिली हैं। काफ़ी जो है इनको कम सीटें मिली पिछली बार की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? 17वीं लोकसभा को जो कार्यकाल समाप्त होगा वो होगा 16 जून 2024 को। 16 जून 2024 को जो है कार्यकाल समाप्त हो जाएगा 17वीं लोकसभा का। इसके बाद 18वीं लोकसभा जो है गठित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर डिटेल में हम देखें तो 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत की चुनाव आयोग की एक पहल है जिसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। 1950 में इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के रूप में चुना गया था। अब यहाँ पर 2024 की थीम याद रखिएगा, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ। चूंकि साथियों इस बार इलेक्शन हुआ इसलिए इसका थीम 2024 का मैंने यहाँ पर शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय दिव्यांगजन जो आइकन बनाया गया है साथियों, सुश्री शीतल देवी को बनाया गया है। राष्ट्रीय नेशनल आइकन जो है चुनाव आयोग को बनाया गया है। फोटो में देख सकते हैं आप, ये हैं सुश्री शीतल देवी। आपको बता दें कि 16 मार्च 2024 को शीतल देवी भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित हुई हैं। ये पैरा तीरंदाज हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। इनको दिव्यांगता श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किसे नया नेशनल आइकन बनाया है? तो भारत के नए चुनाव आयोग के नए नेशनल आइकन जो बनाए गए हैं, भारत के सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले पंकज त्रिपाठी थे, तो पंकज त्रिपाठी की जगह आप सचिन तेंदुलकर को जो है बना दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाजपा के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो आप सबको पता है कि भाजपा के जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं जेपी नड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जेपी नड्डा जो है वर्तमान में भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, ये हैं जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन यहाँ पर ये फोटो राहुल गांधी जी की है, जिन्होंने कि इस बार बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो राहुल गांधी जो हैं ये नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम आगे पूरा डिटेल देखेंगे एनडीए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कंप्लीट डिटेल। नेक्स्ट देखिए, भाजपा ने अपनी पहली सीट किस निर्वाचन क्षेत्र से जीती थी? तो ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चुनाव से पहले ही ये सीट जो है विजेता घोषित हो गई थी। तो निर्वाचन क्षेत्र था सूरत। ठीक है, तो भाजपा ने अपनी पहली सीट किस निर्वाचन क्षेत्र से जीती थी? सूरत से। आपको बता दें कि पहले दौर के बाद गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार मुकेश दलाल के अन्य उम्मीदवारों की अस्वीकृति और वापसी के बाद निर्विरोध चुने जाने के बाद भाजपा ने अपनी पहली सीट जीत ली। कहने का मतलब ये है कि सूरत जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर जो है विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और कोई भी पार्टी वहाँ पर विपक्षी चुनाव नहीं लड़ रही थी। इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ के मुकेश दलाल बीजेपी उम्मीदवार, इन्हों को विजेता घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने महान देश भारत का है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटें जरूरी हैं? तो लोकसभा में बहुमत अगर किसी पार्टी को चाहिए टोटल 272 सीटें होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इस बार साथियों किसी भी पार्टी को जो है बहुमत अकेले नहीं मिला है। पिछली बार बीजेपी को मिला था जो कि टोटल 303 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी को टोटल 240 सीटें ही मिली, इसलिए बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला। अब गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से लोकसभा चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव था? तो कौन सा लोकसभा चुनाव जो इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव बना? 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र बना है। अब क्यों बना? क्योंकि ये इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव था, पिछले चुनाव से आगे निकल गया जो 44 दिनों तक चला और 1951-52 के बाद भारतीय आम चुनाव के बाद दूसरे स्थान पर था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि साथियों पार्टियों की बात हो रही तो इसलिए ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्टैटिक जीके का भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। ए ओ ह्यूम के साथ और भी काफ़ी लोग थे, लेकिन ए ओ ह्यूम ने इसके संस्थापक में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना जो हुई थी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अब देखिए पूरी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये दोनों जो महान व्यक्ति हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, काफ़ी अच्छे नेता हैं। चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, मुझे पता है आप सब इन दोनों नेताओं को जरूर सम्मान करते होंगे, क्योंकि ये एक आदर्श राजनीति करते थे। बीजेपी में आदर्श नेता जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी और आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी। और इसी तरह से जैसे कि कांग्रेस में भी काफ़ी अच्छे लीडर हैं, ठीक है। तो भारतीय बात करें कि इससे पहले जो है बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ था 1951 से 1977। पार्टी की उत्पत्ति भारतीय जनसंघ में, जिसकी स्थापना 1951 में भारतीय राजनीतिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चूँकि ये इससे पहले भारतीय जो है जनसंघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी जो स्थापना फिर बाद में 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान कितना प्रतिशत था? लोकसभा चुनाव 2024 का जो मतदान है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा की जो सर्वाधिक सीट है वो यूपी में है साथियों, टोटल यूपी में है। यूपी में टोटल देखिए 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और बिहार में 40 सीटें हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक सीट जो लोकसभा की भारत में किसी राज्य में, तो वही उत्तर प्रदेश में, टोटल 80 सीटें। यहीं से जो है तय हो जाती कि किस पार्टी की जो है सरकार बनने वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सबसे कम लोकसभा सीट किन राज्यों में है? तो सबसे कम लोकसभा सीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब, यानी सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट और मिजोरम में 1 सीटें हैं। इन तीनों राज्यों में 1-1 सीटें हैं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो है 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चांदनी चौक सबसे छोटा है, जिसका कि 10.59 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र है वो है बाहरी दिल्ली। ये सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर टोटल कितने मतदाता हैं? 33,68,399 टोटल मतदाता हैं बाहरी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो हाँ, तो यहाँ पर सबसे अधिक मतदाता वाला, और ये जो है भारत का सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र ये है, सॉरी यहाँ पर जो है क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। तो भारत का सबसे कम यहाँ पर कर लीजिएगा, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल है 39,033, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नोटा ने कहाँ रिकॉर्ड बना दिया? नोटा ने इस बार इंदौर में एक बहुत ही रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पर देखिए, इंदौर में 2.18 लाख वोट नोटा पर पड़े हैं। पिछला रिकॉर्ड 2019 का देखें तो 51,660 था। पूरे देश में बिहार में नोटा सबसे अधिक रहा जोर, 60 लाख लोगों ने नोटा पर बटन दबाया देश में, ठीक है, टोटल। और 2.10 के साथ बिहार में सबसे अधिक नोटा रहा, और नागालैंड में सबसे कम नोटा पड़ा 0.20%। तो बिहार में सबसे अधिक नोटा राज्यों में, लेकिन अगर किसी जिले में बात की जाए तो इंदौर में सर्वाधिक नोटा में वोट पड़े। नोटा का बात हो रही तो नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, मतलब एक विकल्प में से इसको प्रदान किया जाता है। तो नन ऑफ द अबव सीधे तौर पर किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक या राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। यद्यपि ऐसा लग सकता है कि नोटा लंबे समय से आसपास है, यह वास्तव में केवल 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में कितने मुस्लिम शासन ने चुनाव जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में टोटल जो है 23 मुस्लिम सांसदों ने चुनाव जीता है, ठीक है। पिछली बार 26 थे साथियों यहाँ पर, ठीक है, पिछली बार 26 थे, और सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम 1980 में चुनकर आए थे, टोटल 49 मुस्लिम सांसद चुने गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो यहाँ पर जो है साथियों बीजेपी को पार्टी को बहुमत मिला है। बीजेपी को टोटल यहाँ पर 78 सीटें मिली हैं, ठीक है, टोटल 78 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए चाहिए टोटल 74 सीटें यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो यहाँ पर
टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी को बहुमत मिला है। टीडीपी के 135 सीट और बीजेपी को 8 सीट यहाँ पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था एनडीए। नेक्स्ट देखिए, जेडीयू पार्टी के संस्थापक कौन है? जेडीयू के बारे में हम पूरा जानकारी देने वाले नहीं, जनता दल यूनाइटेड इसके पार्टी के संस्थापक। सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ये सभी, यानी कि शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी के संस्थापक है। ठीक है, अब देखिए डिटेल में देखिएगा तो जनता दल जो यूनाइटेड है इसका आप चुनाव चिन्ह भी देख सकते हैं, तीर कमान। ठीक है, और पीपुल्स पार्टी जिसे जेडीयू के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। लोकसभा में टोटल अभी 12 सीटें इन्होंने जीती हैं। टीडीपी पार्टी के संस्थापक कौन है? टीडीपी पार्टी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, एनटी रामाराव इसके फाउंडर है, संस्थापक है। तेलुगु देशम पार्टी एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी जिसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बहुत प्रभाव है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने 29 मार्च 1982 को इसकी स्थापना की थी। लोकसभा में टोटल इस बार 16 सीटें इन्होंने जीती है। अब ये दोनों किंग मेकर हो सकते हैं, अब ये जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारत के सबसे अमीर सांसद कौन बने हैं? भारत के सबसे अमीर सांसद जो हैं कौन बन गए हैं? डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी, ये भारत के सबसे अमीर सांसद बन गए हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने साथियों इनके पास टोटल 5,750 करोड़ की संपत्ति टीडीपी से है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर से जीते हैं। 90% से अधिक सांसद करोड़पति इस बार जो चुन के आए हैं साथियों। अब हम यहाँ पर भारत में ईवीएम के बारे में जानने वाले हैं और नोटा के बारे में जानने वाले हैं और वीवीपैट। ईवीएम का आविष्कार किसने किया था? एमबी हनीफा। साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डिटेल में देखिए। पहले भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में एमबी हनीफा के द्वारा किया गया था, जिसे उसने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के रूप में 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत करवाया था। ईवीएम को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलोर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं हैदराबाद के सहयोग से तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ईवीएम हिंदी भाषा में इसका होता है मतदान वोटिंग यंत्र। ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल 1982 में कहाँ पर हुआ था? केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया था। तो ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में केरल में हुआ था, ये याद रखिएगा। वीवीपैट की बात की जाए तो वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। सबसे पहले वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में किया गया था, वर्ष 2013 में किया गया था। वीवीपैट प्रणाली के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज़ की एक पर्ची प्रिंट होती है। इस पर्ची पर जिस कैंडिडेट को वोट दिया जाता है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। तो हमने वीवीपैट और जो है ईवीएम के बारे में जाना यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, चलिए तो कंप्लीट हमारा साथियों यहाँ पर टोटल हमने कंप्लीट डिटेल देखी, पूरा एमसीक्यू देखा, कंप्लीट डिटेल देखी हमने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों हमारा जो है पीडीएफ लॉन्च हो चुका है जनरल साइंस का, मात्र 49 रुपये प्राइस है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये की 5000 क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ऑल एग्जाम्स के लिए। जनरल साइंस की इस पीडीएफ को जरूर पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस कंप्लीट जो है इसका फाइल मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करिएगा, इस तरीके से आपको लोगो दिखाई देगा। और फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में कंप्लीट बहुत सारी पीडीएफ फ्री में अपडेट की गई हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी साथियों। कंप्लीट पीडीएफ फाइल फ्री में यहाँ पर फ्री पीडीएफ फाइल दी गई है। ठीक है, अब साथियों लास्ट में आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, इसको शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा देंगे ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथियों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।